हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ चिक एम्ब्रियो की। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ एम्फीबियंस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस जरूर देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। फिलहाल आज शुरू करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ बर्ड्स या फिर एवियंस की। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एवियन एग की। ऑब्वियसली स्पर्म और ओवा फ्यूज होंगे, एग बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, एग बनेगा। ये एग कैसा होगा? ये एग होगा टीलोलेसाइथल। अब आप इस टर्म से ही समझ गए होंगे कि ये एग किस टाइप का होगा। इसके अंदर क्लीवेज होगी, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है तो ऑब्वियसली इनकम्प्लीट क्लीवेज है। यहाँ पर कंप्लीट क्लीवेज नहीं हो रही है बिकॉज इस एग के अंदर हैवी यॉक है। उसके बाद जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने शुरू होंगे। क्लीवेज यानी कि सेल्स का डिवीजन शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्लीवेज है तो इस एग के वेजिटल रीजन में क्लीवेज नहीं होगी, वहां पर यॉक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके एनिमल पोल पर क्लीवेज होगी। इस क्लीवेज की वजह से जो ब्लास्टोडर्म है वो 5 to 6 सेल्स की एक थिक लेयर बन जाती है। इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। और ये सेल्स आपस में बहुत ही थिक होते हैं, टाइटली ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शंस। इस ब्लास्टोडर्म लेयर के ठीक नीचे एक स्पेस बनता है जिसको हम बोलते हैं सब जर्मिनल कैविटी। ये सब जर्मिनल कैविटी ठीक ब्लास्टोडर्म के नीचे बनती है, और ये बनती है जब ये जो ब्लास्टोडर्मल सेल्स हैं इनमें फ्लूइड फिल होता है। ये फ्लूइड आता है एल्बुमिन से। एल्बुमिन के थ्रू फ्लूइड आता है ब्लास्टोडर्म सेल्स के थ्रू, पास होता हुआ इस सब जर्मिनल स्पेस में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सब जर्मिनल स्पेस बन जाता है। यॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी स्टेज पर इस ब्लास्टोडर्म से कुछ सेल्स अलग होने शुरू हो जाते हैं, शेड ऑफ होने शुरू हो जाते हैं, और ये आ जाते हैं सब जर्मिनल स्पेस में। अब इस ब्लास्टोडर्म को हम बोलते हैं एरिया पेलुसिडा। ये एरिया पेलुसिडा जो थोड़ी सी थिन हो गई है क्योंकि इसमें से सेल्स जो हैं वो सिक्रीट हो गए हैं या फिर डीलैमिनेट हो गए हैं और आ गए हैं सब जर्मिनल स्पेस में। इसके एक एंड पर प्रेजेंट होता है एरिया ओपेका। एरिया ओपेका वो पर्टिकुलर स्पेस जहां से सेल्स शेड ऑफ नहीं हुए। और इस एरिया ओपेका और एरिया पेलुसिडा के बीच में कुछ सेल्स की थिन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल जोन। दोस्तों, चिकन के केस में जब भी ये एग इस hen की बॉडी से बाहर आता है, इस समय तक इस एग में 20,000 से ज्यादा सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स इसमें ऑलरेडी बन चुके होते हैं। इसके बाद जो सेल्स होते हैं इसके ब्लास्टोडर्म में, वहां से कुछ सेल्स सिक्रीट होते हैं, डीलैमिनेट होते हैं और आ जाते हैं सब जर्मिनल स्पेस में। जिसके बाद इस ब्लास्टोडर्म को हम बोलते हैं एरिया पेलुसिडा। ये सेल्स अकेले सिक्रीट नहीं होते, कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स सिक्रीट होते हैं, जैसे कि 5 to 20 सेल्स एक बंच में सिक्रीट होंगे, मगर ये अलग अलग सेल्स स्कैटर्ड पड़े होते हैं सब जर्मिनल स्पेस में। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपोब्लास्ट या फिर पॉली इन्वेजिनेशन आइलैंड्स। इसी के साथ साथ कुछ सेल्स एक शीट सेल्स की मूव करनी शुरू कर जाती है, माइग्रेट करती है इस एरिया पेलुसिडा के पोस्टीरियर एंड से। पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ ये शीट जैसे जैसे माइग्रेट करेगी तो इस प्राइमरी हाइपोब्लास्ट के जो स्कैटर्ड सेल्स थे इनको ज्वाइन करती हुई चलेगी। ये स्कैटर्ड सेल्स ज्वाइन होते जाएंगे, ये शीट आगे बढ़ती जाएगी और मीट करेगी दूसरे एंड पर, यानी कि एंटीरियर एंड पर। अब इस शीट को हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। तो ऑब्वियसली इस टाइम पर यहाँ पर दो लेयर बन चुके हैं। एक लेयर जो कि है एपीब्लास्ट, जिससे कुछ सेल्स सिक्रीट हुए थे, डीलैमिनेट हुए थे, और दूसरी एक बन चुकी है हाइपोब्लास्ट जो बन चुकी है सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। और इन दोनों के बीच में बनी है एक कैविटी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। इस सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट का एंटीरियर एंड जाकर के मीट कर रहा है एरिया ओपेका से। दोस्तों, एवियंस, रेप्टाइल्स या फिर मैमल्स, तीनों के केस में गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्रिमिटिव स्ट्रीक इनमें अगर नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली गैस्ट्रुलेशन नहीं होगी। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक सबसे पहले विजिबल होती है जब कॉलर सेल्स थोड़े से थिक होने शुरू हो जाते हैं।
जैसे जैसे ये सेल्स थिक होते हैं हम मान लेते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक बननी शुरू हो गई है। ये स्ट्रीक इलोंगेट करती है टुवर्ड्स द फ्यूचर हेड रीजन और ये स्ट्रीक सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट के माइग्रेशन के साथ साथ मूव करनी शुरू करती है या फिर फॉर्म होनी शुरू होती है। जैसे जैसे सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट मूव करती है बिल्कुल वैसे ही ये प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन भी होती रहती है, चलती रहती है। दोस्तों सवाल ये आता है कि ये प्रिमिटिव स्ट्रीक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बताती है एक एम्ब्रियो की डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी ये प्रिमिटिव स्ट्रीक ही बताती है। ऑब्वियसली ये प्रिमिटिव स्ट्रीक मूव करती है इस एम्ब्रियो के पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस तो यहीं पर डिफाइन हो गई। इसके साथ साथ ये बताती है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। वो सेल्स जो माइग्रेट करती हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू, ये सेल्स माइग्रेट करते हैं डोर्सल एंड से और ये सेल्स माइग्रेट करती हैं वेंट्रल एंड की तरफ। तो ये सेल्स कहां से शुरू हुए, डोर्सल एंड से शुरू हुए, प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू माइग्रेट किए वेंट्रल एंड की तरफ, तो इसलिए इस एम्ब्रियो की डोर्सल और वेंट्रल साइड भी डिफाइन हो गई। इसी तरीके से ये प्रिमिटिव स्ट्रीक इस एग की लेफ्ट और राइट साइड को भी डिफाइन करती है। कौन सी साइड लेफ्ट है, कौन सा पोर्शन लेफ्ट है, कौन सा राइट, ये भी ये प्रिमिटिव स्ट्रीक डिफाइन करके देती है। वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के पास हैं, उसके क्लोज हैं, उनको बोलते हैं मीडियल ऑर्गन्स या फिर सेंट्रल स्ट्रक्चर्स, और वो ऑर्गन्स जो इससे दूर हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक से दूर बन रहे हैं, उनको बोलते हैं हम डिस्टल स्ट्रक्चर्स। दोस्तों जैसे जैसे ये सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ कन्वर्ज होते हैं ये डिप्रेशन बड़ा होता जाता है। डिप्रेशन बड़ा बनता है तो हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव ग्रूव, और इस डिप्रेशन के थ्रू सेल्स माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स ब्लास्टोसील। ये प्रिमिटिव ग्रूव एनालॉगस है ब्लास्टोपोर के। एम्फीबियन के केस में जो हमने ब्लास्टोपोर पढ़ा था उसके जस्ट एनालॉगस है ये प्रिमिटिव ग्रूव। इसी प्रिमिटिव ग्रूव के एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है हैंसन्स नोड, एक पर्टिकुलर फनल शेप्ड स्ट्रक्चर हैंसन्स नोड जो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। और इस हैंसन्स नोड से सेल्स पास होकर के जाते हैं ब्लास्टोसील में। इस हैंसन्स नोड को हम बोलते हैं डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर एम्फीबियंस के केस में। जब मैंने आपको एम्फीबियन की डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने आपको इन सब चीजों की डिटेल समझाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें जाकर के जरूर देखिए। जैसे ही ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है सेल्स एपीब्लास्ट से माइग्रेट करने शुरू कर जाते हैं और ये माइग्रेट करते हैं ब्लास्टोसील में। जो सेल्स इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के एंटीरियर एंड से माइग्रेट करते हैं, एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट है हैंसन्स नोड, तो जो सेल्स हैंसन्स नोड से पास करते हैं ब्लास्टोसील में पहुंचते हैं वो सेल्स क्या बनाते हैं, फोरगट, हेड मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड। वहीं दूसरी तरफ वो सेल्स जो इस प्रिमिटिव स्ट्रीक के पोस्टीरियर एंड से माइग्रेट करते हैं वो बनाते हैं एंडोडर्म और मेसोडर्मल सेल्स। अब बेसिकली इस एपीब्लास्ट से ये सेल्स अलग हो कैसे रहे हैं, इसके लिए आता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं स्कैटर फैक्टर। ये 190 किलोडाल्टन का प्रोटीन है जिसकी हेल्प से सेल्स इस एपीब्लास्ट से सेपरेट हो रहे हैं और इस हैंसन्स नोड और प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू ब्लास्टोसील में पास हो रहे हैं। अब सिक्वेंशियली अगर बात करें तो वो सेल्स जो सबसे पहले हैंसन्स नोड से पास होते हैं वो बनाते हैं एंडोडर्म ऑफ फोरगट। इसके बाद जो सेकंड नंबर ऑफ सेल्स पास होते हैं हैंसन्स नोड से वो बनाते हैं हेड मेसोडर्म एंड प्रीकॉर्डल प्लेट मेसोडर्म, और थर्ड नंबर पर जो सेल्स पास होते हैं हैंसन्स नोड से वो बनाते हैं कॉर्डा मेसोडर्म या फिर नोटोकॉर्ड सेल्स। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के बाद प्रिमिटिव स्ट्रीक का रिग्रेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक एक बार बन गई तो हमेशा के लिए रहेगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक का रिग्रेशन जरूरी है। इसके लिए जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का हैंसन्स नोड है वो सेंटर पोर्शन से पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ मूव करता है और एक टाइम पर वो जाकर के बनाता है एनल रीजन। इस पूरे चिक का एनल रीजन बनाता है हैंसन्स नोड। तो इस टाइम पर वो सारी सेल्स जिनको मेसोडर्म या फिर एंडोडर्म बनाना था वो सारी सेल्स एपीब्लास्ट से डीलैमिनेट होकर इस हैंसन्स नोड या फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक के थ्रू ब्लास्टोसील में जा चुकी हैं। जैसे जैसे ये सेल्स एंटर करती जा रही हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक रिग्रेस होती जा रही है और प्रिमिटिव स्ट्रीक के पूरे रिग्रेस होने से ठीक पहले ये सारी सेल्स एपीब्लास्ट से अलग होकर ब्लास्टोसील में जा चुकी हैं। अब जो सेल्स एपीब्लास्ट के पास बची हैं वो सेल्स हैं जो बॉडी का एक्टोडर्म पार्ट बनाएंगी। बाकी एंडोडर्म और मेसोडर्मल सेल्स ब्लास्टोसील में एंटर कर चुकी हैं।
इस पूरे प्रोसेस की वजह से इस चिक एम्ब्रियो में एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट। एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट मतलब ऑब्वियसली जो हेंसेंस नोड है वो सेंटर पार्ट से पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करी है, तो यहाँ पर अभी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसके एंटीरियर एंड पर जो सेल्स हैं वो ऑर्गन डेवलपमेंट करना शुरू कर चुके हैं। अब एक ग्रेडियंट बन गया, एंटीरियर एंड पर ऑर्गन डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, लेकिन पोस्टीरियर एंड पर अभी गैस्ट्रुलेशन ही चल रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट बन चुका है डेवलपमेंट में। अब जिस टाइम पर ये सेल्स जो जिनको मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाना था, ये सेल्स तो ऑब्वियसली प्रिमिटिव स्टिक के थ्रू बॉडी के अंदर जा चुकी हैं, ब्लास्टोसील में जा चुकी हैं, लेकिन जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं वो बाहर की तरफ बची, वो मूव करती हैं वाया एपिबोली। एपिबोली की हेल्प से ये पूरा एक कवर बना लेती हैं यॉक के ऊपर। तो ये वाला जो टास्क है ये बहुत ही टफ टास्क है, इसको हम बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क, एक ऐसा टास्क जो थोड़ा सा टफ है, और इसके लिए 4 दिन का टाइम लगता है इस पूरे एम्ब्रियो को। एपिबोली की हेल्प से ये सेल्स मूव करती हैं, पूरे यॉक को कवर कर लेती हैं। तो इस टाइम पर सेल्स में मूवमेंट भी हो रहा है, सेल्स कवर भी कर रही हैं, सेल्स के अंदर नए मटेरियल्स भी बन रहे हैं, काफी कुछ चल रहा है। तो ओवरऑल ये है चिक का गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।